हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 4 है। अभी तक हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक बेसिक वाले जो थे इस चैप्टर में वो कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बताया था, मोबिलिटी वाला टॉपिक कवर कराया था, और उसके अलावा वीआई या फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हैंडल करवा दिए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने करी थी। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होती है, उस पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेनली वो पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, उसके ऊपर बेस्ड जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो वो सारे हम आज कवर करेंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए, मैं उनको भी इस लेक्चर में आपको करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2012 में और 16 में। बहुत सिंपल सी चीज़ क्या पूछी है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन। मैग्नीन एक एलॉय होती है, आप लोगों को पता होगा, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन नाम से 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है जब कंपोजिशन पढ़ाए जाते हैं नाइक्रोम के, मैग्नीन के, कॉन्स्टेंटन के। तो मैग्नीन एक एलॉय होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2-3 मेटल से मिलके बनी हुई होती है ये। तो एक तो कॉपर है, ये तो मेटल हो गया, ये एलॉय हो गई। ठीक है, तो 2 वायर है हमारे पास, दोनों की लेंथ बराबर है बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, और दोनों का रेजिस्टेंस भी उसने कैसा बोला है, सेम रेजिस्टेंस बोला है। ठीक है, तो विच वायर इज थिकर, ऑब्वियसली बात है, जब रेजिस्टेंस सेम दे दिया उसने इन दोनों वायर का। अब आप बोलोगे सर मटेरियल सेम रेजिस्टेंस सेम कैसे हो गया, मटेरियल तो दोनों का डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस सेम कैसे आ जाएगा भाई। दोनों की अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो आर की डिपेंडेंसी रो पे भी है, एल पे भी है, ए पे भी है। अब रो तो दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है, एल जो है दोनों की सेम है उसने बोला है, तो उसका मतलब फिर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होंगे ना, तभी तो उनका रेजिस्टेंस अलग सेम आ पा रहा है। तो रेजिस्टेंस सेम इस वजह से आ पाया क्योंकि वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होंगे, मतलब कोई ना कोई एक पैरामीटर जरूर वेरी करेगा अगर मटेरियल डिफरेंट है हमारे पास तो यहाँ पे मैं बताना कौन सा वायर ज़्यादा थिकनेस का होगा। अब देखो कहानी स्टोरी जो लेके चलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगा लो। फॉर कॉपर, कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर के लिए वायर की जो लेंथ है उसको लेट कर लो। देखो प्रॉपर वे में करा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। इसको अपने वायर की लेंथ को क्या लेट कर लिया, एल लेट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से साइड में चला लो मैग्नीन के लिए। फॉर मैग्नीन, ये एक एलॉय होती है, तो मैग्नीन के लिए जो वायर की लेंथ है वो भी सेम मानूंगा क्योंकि उसने खुद बोला है दोनों वायर की लेंथ बराबर है, तो इसके लिए भी वायर की लेंथ क्या हो गई, एल हो गई, इक्वल लेंथ है। अच्छा, इसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें कॉपर के, तो कॉपर का रेजिस्टेंस अगर आर है ना, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी कैसा है, आर है, ये उसने खुद बोला हुआ है। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ए ऑफ सी यू ऐसे मान लेता हूँ, और मैग्नीन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ एम। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मैग्नीन, इससे समझ जाना। तो ये मैग्नीन का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। रेजिस्टिविटी भी दोनों के डिफरेंट होगी, सेम तो हो नहीं सकती। रेजिस्टिविटी यहाँ पे कॉपर की रो से शो कर लिया मैंने, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी मैग्नीन की ऐसे मैंने शो कर ली। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल बोला हुआ है, फॉर्मूला लगाओ ज़रा। आर इज इक्वल्स टू रो कॉपर का, एल अपॉन ए। ठीक है ना, ए भी किसके लिए है, कॉपर के लिए। इसी तरह से यहाँ पे लगा फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू रो किसके लिए, मैग्नीन के लिए, इनटू एल, एल दोनों पे सेम है, अपॉन में ए किसके लिए, मैग्नीन के लिए। ठीक है, ये पैरामीटर बाद में एग्जाम में लिख के आने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अभी तो क्वेश्चन स्टार्टिंग स्टेज में सिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसे लिख देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो सारे पैरामीटर लिखे हमने दोनों वायर के, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई किए। अब देखो आर दोनों में सेम दिया हुआ है, हो सकता है किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन जैसा चेंज हो जाए उसी के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स पढ़ के चेंज करने आने चाहिए। हमें सिर्फ गिनती के क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन को करना सीखना है ताकि नए क्वेश्चन भी आएँ तो उनको भी हैंडल कर पाएँ हम लोग। तो यहाँ पे आर दोनों के लिए बराबर है, तो मैं इस वाले पार्ट को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, देयरफॉर लिख देना, इनको इक्वेशन मान लेना अपनी मर्जी से 1 और 2, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप मैथमेटिकली डेटा सॉल्व करके ऐसे लिख देना इसको। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन इनटू एल अपॉन में एरिया ऑफ मैग्नीन।
अब L दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब फिर रेजिस्टिविटी का अगर रेशो निकालूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन, तो किसके इक्वल आती है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नीन। समझ में आ रही है ना बात। तो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का कनेक्शन डायरेक्ट हुआ, देखो रेजिस्टिविटी से डायरेक्ट हुआ ना, वहाँ भी कॉपर की रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पे कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट मीन्स इसका कनेक्शन ए से डायरेक्ट हो गया हमारे पास फाइनली। इसका मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो वायर कैसा होगा, थिकर होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो देखो ये एक मेटल है, ये एक एलॉय है, तो ये बात आपको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी एलॉय की हमेशा ज़्यादा होती है किसी मेटल के कंपैरिजन में, है ना। मेटल से मिलकर एलॉयस को बनाते हैं तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ओरली मैं बोल रहा हूँ, लिख के नहीं दिखाऊंगा, नीचे क्या लिखोगे, सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन इज मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, अब रेजिस्टिविटी मैग्नीन की ज्यादा आई है, देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर मैग्नीन वायर विल बी मोर देन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैग्नीन का कॉपर से ज्यादा होगा, या फिर और यू कैन से दैट मैग्नीन वायर विल बी थिकर देन कॉपर वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो कहानी मैंने लिख के दिखाई है इतनी सारी, ये वाली तो उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कॉपर के लिए ये फॉर्मूला लगाया, मैग्नीन के लिए फॉर्मूला लगाया। जब फॉर्मूला लगाओगे तो याद रखना बातों को कि क्या क्या चीज़ सेम दे रखी है, क्या डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उन पे नाम लिख देना, जो सेम है उनको ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद दोनों को इक्वलाइज कर लिया, हमारे पास रिलेशन आया डायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग समझ में आया जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा। बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन करने सीखो, ऐसा नहीं गिनती के क्वेश्चन तो हमेशा नया बनेगा भाई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, तरीका समझ में नहीं आएगा, तो नए क्वेश्चन में तो हर बार अटक जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि किस तरह से चीज़ें दी हुई होती हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बात आनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन 2000 में पूछा हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए गुड कंडक्टर डिक्रीजेस, एक अच्छे कंडक्टर का, यहाँ ध्यान रखना कंडक्टर की बात है या सेमी कंडक्टर की बात है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छे कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर चेंज। तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो कितना ईजी सा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। कंडक्टर की बात कर रहे हैं, माइंड में ये रखना। तो हमने क्या करा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, एरो ने डाउनवर्ड बना दिया। तो टेम्परेचर कंडक्टर का डिक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम कर दोगे तो टक्करें भी कम होंगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना उनके पास। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो होंगे यहाँ पे वो भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉन्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी है, तो कम टक्कर होंगी। टक्कर कम होंगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दो टक्करों के बीच में जो मिलने वाला टाइम है, रिलैक्स करने वाला जो टाइम है वो ज़्यादा मिलेगा। भाई कम टक्कर हो रही है तो ज़्यादा रिलैक्स करेंगे ना, और ज़्यादा टक्करें हो रही हैं तो रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा। तो उल्टा हो गया यहाँ पे बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स अगर हमारे पास कम हो गए, टक्करें कम हो रही हैं, तो बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा अब इलेक्ट्रॉन्स को। तो आगे ना आंसर, तो इस चीज़ को ऐसे दिखा के एग्जाम में नीचे एक लाइन में लिख देना कि हैंस ऑन इन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर कम हुआ कंडक्टर का, टक्करें कम होने लगी, टक्करें कम होने लगी तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, क्योंकि कम टक्कर होंगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम तक रिलैक्स कर पाएंगे। ठीक, तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, 2000 में ये भी पूछा गया था। देख लीजिए क्या है यहाँ पे, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। अब सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है, हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशो ऑफ 1:2। लेंथ भी सेम है दोनों की, बट क्रॉस सेक्शन एरिया में दोनों में रेशो दे दिया इसने। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 टाइम है तो दूसरे का उसका दुगना है। एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार उनको पैरेलल में कनेक्ट किया। आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का रेशो पूछ रहे हैं दोनों वायर्स के केस में। देखो किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, यहाँ पे ये बात थोड़ी सी हमें अंडरस्टूड करनी पड़ेगी। अब देखो सेम मटेरियल है तो लॉजिक देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, तो क्या लिखूंगा, सिंस सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी जितनी पहले वाले की होगी उतनी ही दूसरे वाले की होगी, है ना। इसी तरह से एंड इनकी जो लेंथ है वो भी सेम है, वो भी उसने बोला है कि सेम लेंथ के हैं। सेम लेंथ का मतलब जितनी लेंथ पहले वाले की होगी उतनी लेंथ दूसरे वाले की होगी, इतनी बात समझ में आती है। एंड जो क्रॉस सेक्शनल रेशो है, जो क्रॉस सेक्शनल रेशो है, शॉर्ट में लिख लो,
तो क्रॉस सेक्शनल रेशो कितना है, 1:2 है। इसका मतलब कि अगर A1 की वैल्यू मेरे पास जैसे 1:2 है, मैथमेटिक्स में हमको सिखाया जाता है ना कि रेशो को कैसे लेट करते हैं, तो उसको 1K मान लिया मैंने, 1K कोई कांस्टेंट होगा कोई वैल्यू, तो A2 जो है दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, 2K है। तो ये रेशो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया, क्योंकि रेशो कितना था, 1:2 था। तो 1:2 था, तो एक का क्रॉस सेक्शन एरिया 1K हो गया, दूसरे का 2K हो गया, K कोई भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो इस तरह के पैरामीटर मैंने इसको पढ़ के समझ के लिख लिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटीज निकालनी है मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में भी और पैरेलल के केस में भी। तो जब बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सीरीज में, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो सीरीज में एक कॉमन सी चीज़ है कि भैया करंट सेम होती है, आई रिमेन्स सेम। आपने बहुत टाइम पहले से 10th क्लास में भी पढ़ते आए हो कि सीरीज में अगर चीज़ें लगी हुई होती हैं, दो तारों को सीरीज में लगा दो, दोनों में सेम करंट जाएगी, तो आई रिमेन्स सेम। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर इसे और दूसरे तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी भी पहुंच जाएगा, नहीं तो ये बहुत आसान भी हो सकता है, तरीका डिपेंड करता है। तो सीरीज में करंट सेम रही है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लॉजिकल लगाऊंगा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कनेक्ट करता है ना फॉर्मूला मेरे को, तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँ और इस फॉर्मूले को दो केसेस में लगाऊँ, भाई देखो करंट दोनों में सेम है, दोनों वायर में, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास सेम होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो स्मॉल एन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तब चेंज होता है जब मटेरियल बदल जाए। यहाँ मटेरियल सेम है तो एन भी सेम होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो मुझे पता है। तो वीडी का ओवरऑल कनेक्शन हुआ क्या कि यहाँ पे देयरफॉर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका कनेक्शन, तो ए को नीचे ले जाओगे तो एक से इनडायरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे आई भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है। आई क्यों कांस्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से। एन क्यों कांस्टेंट है, सेम मटेरियल की वजह से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्रॉस सेक्शन एरिया से उल्टा रिलेशन हो गया। तो अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है VD1 अपॉन VD2, है ना, तो कैसे निकालोगे, A2 अपॉन A1, उल्टा आएगा ना रेशो, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। A2 अपॉन A1, A2 कितना है 2K, तो 2K अपॉन 1K, कितना रेशो आ गया मेरे को बता दो, 2:1 आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। मतलब पहले वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दुगनी है दूसरे वाले वायर के कंपैरिजन में। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक हुआ, ऐसे इसको हैंडल कर सकते हो। दूसरे वाला जो पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसको देख लो ज़रा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे को बताओगे क्या सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन सेम, यानी सेम वोल्टेज दोनों कंडक्टर पे अप्लाई होगी। अच्छा फिर कैसे करें, हाँ तो वोल्टेज आती नहीं है तो इस फॉर्मूले को तो यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल इसको तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। एक फॉर्मूला और भी तो होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD का अगर मॉड्यूलस की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो छोटा ई बड़ा ई अपॉन एम इंटू टॉ, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में होता है ना। और ई को कैसे तोड़ लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो स्मॉल ई इसकी जगह आ गया कैपिटल V अपॉन एम इंटू एल, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, यहाँ पे एक मिनट जस्ट मिनट में इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम होगी, तो इसको ऐसे कर लो। देखो यहाँ पे ना ई की जगह V अपॉन एल लिखोगे तो ये हमारे पास ई को हटा दिया जाएगा इस जगह से, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन एल। तो ये V और अपॉन में M तो था ही था, साथ में मैंने L लिख दिया, ठीक है। इनटू में टॉ चल रहा है तो थोड़ा देख लेना ध्यान से। मतलब मैंने क्या करा, E को V अपॉन एल में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सारे पैरामीटर पे चली गई। अब सोचो ज़रा, यहाँ पे मटेरियल सेम है, सेम लेंथ है, तो एल भी कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास m कांस्टेंट होता ही है, ई हमारे पास कांस्टेंट होता ही है, टॉ हमारे पास सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा किसी में कॉलिजन ज़्यादा है किसी में कम है, तो टॉ भी सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर की तो कोई बात कर नहीं रहा। तो फाइनली यहाँ पे जो हुआ, VD का रिलेशन डायरेक्ट किससे हो गया, VD का रिलेशन डायरेक्ट हमारे पास, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात और आनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया को और कवर अप करेंगे। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ लेंथ के टर्म्स में बात हो जाएगी, क्योंकि लेंथ दोनों वायर की सेम दे रखी है, तो लेंथ से कनेक्शन हो गया 1/L। देखो E हमारे पास कांस्टेंट है, V हमारे पास कांस्टेंट है, M हमारे पास कांस्टेंट है, L, V का रिलेशन L से हो गया डायरेक्ट, और L दोनों की कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब VD1 अपॉन VD2 कितना आ गया, दोनों का रेशो 1:1, क्योंकि लेंथ तो दोनों की सेम है ना। तो इसका मतलब यहाँ वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। बात समझ में आ गई ना। क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं हुई, क्या यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आया, तो आंसर नहीं आया भाई। रिलैक्सेशन टाइम तो कांस्टेंट हुआ सेम मटेरियल होने की वजह से। हमारे पास
इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और वी क्यों कांस्टेंट हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, तो वी का कनेक्शन सिर्फ एल से बचा। कैसा, इन्वर्स कनेक्शन बचा। अब इन्वर्स हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, एल तो दोनों की सेम है ना, तो इसका मतलब रेशो कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे इसको हैंडल कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट में हमारा डेरिवेशन आता है। एक रेजिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से या रिलैक्सेशन टाइम से कैसा कनेक्शन है उसे पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम से रिलेशन पढ़ा है, भाई आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या पढ़ा है, अगर मॉड की बात करूँ तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। आपने इसके अलावा आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी पढ़ा है। इन सब फॉर्मूलों को हम बहुत बार यूटिलाइज कर चुके हैं अभी तक। तो इन्हीं सब फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है रो, उसका कनेक्शन टॉ से कैसे होता है, और उसके बेस पर बड़े इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आपको समझाए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देख लेना ध्यान से क्या लिखा हुआ है हमारी हेडिंग, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की जगह इट्स बेटर कि आप ये क्या लिखना, ये मत लिखना, मटेरियल लिख लेना। ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था, बट आप मटेरियल लिखना कि कोई भी मटेरियल होगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो एलॉय हो, कुछ भी हो, कॉमन एक फॉर्मूला आएगा रेजिस्टिविटी का, किससे, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में। देखो कितनी आसानी से फॉर्मूला डराइव होगा। आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पे जब डेरिवेशन की स्टार्टिंग करता हूँ मैं, वी नो दैट कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कॉमन सा फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि सर वी डी की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू क्या होती है, टॉ होती है नहीं होती है। अच्छा, इस ई को ब्रेक कर लो, इस ई का क्या काम है, इस ई की जगह पे क्या लिख दोगे, कैपिटल वी अपॉन एल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर उस पर्टिकुलर कंडक्टर की लेंथ एल होगी और उसके एंड पॉइंट पे वी वोल्ट लगा रखा है, तो ई को वी बाई एल से आपने चेंज कर दिया। आपको ऑलरेडी बताया था पहली यूनिट पढ़ाते हुए कि ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल बहुत जगह यूज़ होता है, इतना हमने लिख लिया। इसको यहीं पे पॉज करके इक्वेशन नंबर 1 बना दो। नाउ अब आप क्या करोगे, इसके बाद आपको करंट का फॉर्मूला पता है। भाई मुझे देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम तक जाना है, रेजिस्टिविटी तक जाना है। रेजिस्टिविटी तक जाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे वी अपॉन आई का रेशो चाहिए, क्योंकि वी अपॉन आई की वैल्यू वोल्टेज अपॉन करंट ही रेजिस्टेंस होती है। तो इसलिए मैं वोल्टेज भी ढूंढ रहा हूँ, करंट भी ढूंढ रहा हूँ। वोल्टेज तो मुझे यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो गई, करंट मेरी यहाँ से आ जाएगी। मेरे को फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वी का जो फॉर्मूला ऊपर से निकाला था उसको यहाँ पे ला के रख दो। तो एन ई ए, ये जो फॉर्मूला आया है इसको उठा के रख दो, स्मॉल ई कैपिटल वी टॉ अपॉन एम और एल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो कंबाइंड हो जाएंगी उनको कंबाइन कर लो। तो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा एक काम और करो, एक मिनट रुको, थोड़ा लाइन अपनी बचा लेते हैं। मैं v और i को एक जगह रख रहा हूँ, तो v अपॉन आई का रेशो निकालता हूँ मैं यहाँ से। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू, देखो हुआ क्या होगा कि v के नीचे i इधर आ गया, बाकी सब जो इधर था वो सारा उधर पहुँचा दो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ml इधर आएगा उधर की साइड पे, तो ml गया। ml के नीचे क्या क्या आएगा, ml के नीचे आएगा स्मॉल n e का स्क्वायर कैपिटल a, ठीक है, ये आएगा। और इसके अलावा टॉ भी नीचे आ जाएगा, टॉ भी आ गया। तो एन ई स्क्वायर, ई और ई स्क्वायर हो गए, कैपिटल ए और टॉ, ठीक है। तो इस तरह से v अपॉन आई की वैल्यू ये हो गई। अब मुझे ज़रा बताओ क्या v अपॉन आई आर नहीं होता, क्या रेजिस्टेंस होता है, हाँ r से रिप्लेस कर दिया मैंने इस पूरी वैल्यू को, तो ये r हो गया। तो यहाँ पे m n e स्क्वायर टॉ, और थोड़ा सा एडजस्ट करके l को अलग हटा दो, a को अलग हटा दो, क्या दिक्कत है। ये सेकेंड इक्वेशन बना लो अपनी। नाउ अब इसके बाद फिर से क्या करोगे, अब आपको एक फॉर्मूला और पता है, r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये तो पढ़ लिया था ना इक्वेशन नंबर 3 में। देखो आपने यही करा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में ई को वी से रिप्लेस कर दिया, वी बाई एल से रिप्लेस कर दिया, फिर एक करंट का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आप लोगों ने आर बना लिया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को ऐसे आप इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे। तो जब कंपेयर करोगे, आर की जगह आर है, एल अपॉन ए की जगह एल अपॉन ए है, तो रेजिस्टिविटी की जगह ये सारा है ना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जब कंपेयर किया जाएगा तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो जब कंपेयर करेंगे तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। आ गई नहीं आ गई इस तरह से, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं ये कहूँगा, मैं इससे कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला सब पे काम करेगा, फॉर ऑल मटेरियल्स, चाहे जैसा भी मटेरियल हो सबके लिए काम करेगा। चाहे वो आपके पास मतलब मेटल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आपके पास सेमीकंडक्टर हो तब भी ये काम करेगा, है ना। इसके अलावा चाहे आपके पास वो कोई इंसुलेटर हो तब भी ये चीज़ें वर्क करती है, इंसुलेटर हो या इसके अलावा कोई एलॉय हो तब भी काम करेगा। हर सिचुएशन में रेजिस्टिविटी का एक कॉमन फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कौन से पैरामीटर ऐसे जो हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकते? एक तो इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जो चेंज होगा, जो बचा, वो या तो स्मॉल एन चेंज होगा या टॉ चेंज होगा। कभी कभी तो आप देखोगे स्मॉल एन चेंज होगा, कभी कभी टॉ चेंज होगा। तो इस चीज़ को मैं आगे इंटरप्रेट करके समझाऊंगा, बट डेरिवेशन और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। m/ne² टॉ रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम से अगर रिलेशन देखें तो रिलेशन कैसा आया, तो रिलेशन इनवर्स आया है। जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉ से कैसा रिलेशन आता है, डायरेक्ट आया करता था, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टॉ, है ना। रेजिस्टिविटी का इनडायरेक्ट रिलेशन आया है। होप कि मैंने आपको ये बात समझा दी अच्छे से। ये डेरिवेशन हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब इसके एप्लीकेशन कैसे हैं, ज़रा उस चीज़ को समझ लेते हैं। हाँ जी, टॉपिक हमारा आ गया फाइनली ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, है ना, दोनों के बारे में। क्योंकि सिलेबस में रेजिस्टेंस दे रखा है तो रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात रेजिस्टिविटी तो इनबिल्ट हो ही गई, तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला भी आपने डेराइव किया था, ये ρ = m/ne² टॉ। दो केस लेके चलूंगा, एक कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर के में यहाँ पे वो नाम दे देगा आपको, मेटल बोल देगा, कोई कॉपर बोल देगा, तो पहचान तो लोगे ना कि ये हमारे पास मेटल है या ये कंडक्टर है, क्या है। तो कंडक्टर सारी मेटल ही होती हैं, तो कोई मेटल का नाम देगा तब भी यही लॉजिक लगाओगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कंडक्टर वर्ड ही हो, वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं यहाँ पे। तो केस 1 में फॉर अ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में क्या होता है, देखो कंडक्टर कोई भी लिया, सपोज कॉपर आपने ले लिया, तो कॉपर के केस में क्या होगा कि m और e तो सब में कांस्टेंट है। जो स्मॉल n है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल में किसी एक गिवन मेटल के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, और ये टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई खास इंक्रीज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता मेटल्स में कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और एकदम से कुछ बॉन्ड टूट गए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, मेटल्स के केस में स्मॉल n टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे चेंज नहीं हो करता, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए m भी कांस्टेंट हो गया, स्मॉल n भी कांस्टेंट हो गया, e भी कांस्टेंट हो गया, तो रो का टॉ से इनवर्स रिलेशन हो गया। ये पता होगा तो ही एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, मेटल के केस में जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है वो चेंज नहीं होती। आप टेम्परेचर बढ़ा लो कंडक्टर का, तो कंडक्टर में, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूटते नहीं है, जिससे ऐसा नहीं होता कि पहले 1000 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसलिए n चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो ये रिलेशन बचा हमारे पास। अच्छा, अब देखते हैं कैसे टेम्परेचर से डिपेंडेंसी आने वाली है। तो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया अपने उस पर्टिकुलर कंडक्टर का, टेम्परेचर बढ़ाया, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा टक्कर होने लगी, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल एक्साइटेशन हुआ, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, और उसकी वजह से टक्करों की जो संख्या थी, कॉलिजन्स था नंबर, वो इंक्रीज़ हो गया। तो कॉलिजन नंबर इंक्रीज़ हो गया, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्स करने का जो टाइम था वो कम मिला, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो गया। अब देख लो यहाँ पे ये क्या बता रही, कह रहा है कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसके बाद इसको बनाने में मैंने इसलिए इसे यूज़ कर लिया। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होते ही रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। और रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्यों, फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, R = ρl/A। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे L और A थोड़ी ना चेंज होंगे, तो अगर R इंक्रीज हो रहा है तो रो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। तो इसलिए बोला जाता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी कंडक्टर में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डायरेक्ट देखो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो कनेक्शन बन रहा है ना, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होते हैं, कंडक्टर की बात करें तो या मेटल की बात करें तो। क्योंकि कंडक्टर या मेटल के केस में इस फॉर्मूले के अंदर से आप n को गायब कर पाओगे, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में फिर से बोल रहा हूँ, मेटल के केस में चेंज नहीं होती है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट ऑलमोस्ट, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं, फिर ग्राफ कैसे बनेगा।
तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में है। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा ना, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आता ग्राफ। ये तो आइडियल केस है कि कोई मुझसे ये बोले कि सर ग्राफ जो है वो ऐसा आना चाहिए, इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये तो आइडियल केस है, ये तो आइडियल केस हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। जनरली जो प्रैक्टिकल केस होता है वो यही वाला होता है। प्रैक्टिकल केस में ग्राफ में हल्का सा कर्वेचर आना ही आना है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है कॉपर मेटल के लिए बना हुआ है जनरली। तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से ग्राफ बनाने को दे कॉपर के लिए, किसी मेटल के लिए, किसी कंडक्टर के लिए, तो मैं इस ग्राफ को इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाऊंगा। बट स्ट्रेट लाइन मत बना के आना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ करती है, तो ऐसे बना के आओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिल जाएंगे, बुक उठा के देखना। तो कंडक्टर के केस में हमें समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। ये सारी कहानियाँ लिखी हुई है। अब केस 2 पे आते हैं। फॉर अ सेमी कंडक्टर, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी कंडक्टर में आपको क्या क्या नाम दे देगा, हो सकता है बोल देगा कि ग्राफ स्केच करो गैलियम आर्सेनाइड के लिए, या वो बोल देगा सिलिकॉन के लिए ग्राफ स्केच करो, जर्मेनियम के लिए ग्राफ स्केच करो। तो इसका मतलब ये सारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए। सेमी कंडक्टर की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, इनमें कहानी बिल्कुल पलट जाती है, इनकी वर्किंग तरीका अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, पीछे आते हैं वापस, एम और ई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से यहाँ पे चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। मतलब एक तरह से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो एन की वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। जबकि रिलैक्सेशन टाइम पे जो डिक्रीमेंट होना था, भाई थोड़ी कॉलिजन तो होंगे ही होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा सा कम तो होगा ही होगा, बट रिलैक्सेशन टाइम में जो डिक्रीमेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टिविटी वाला ये रिलैक्सेशन टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम में उतना डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है जिससे मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा इंक्रीमेंट स्मॉल एन में हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी का जब केस सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाता है तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के केस में स्मॉल एन पे डिपेंड करती है और बाकी पैरामीटर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये दोनों तो कांस्टेंट हैं ही हैं, एम और ई। समस्या तो टॉ की है ना, तो टॉ में डिक्रीमेंट हुआ होगा बट इतना कम हुआ होगा कि उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लड की तरह इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज होल हमारे पास जनरेट होते हैं वहाँ पे कि एन की वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो रोह का कनेक्शन स्मॉल एन से होता है सेमी कंडक्टर के केस में। तो बात अच्छे से समझ लेना, जिसको ये आता होगा वही चीज़ें हैंडल कर पाएगा, तो वो सीधी सी बात है। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये हो गया मेरे पास। अब टेम्परेचर से कनेक्शन देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सेमीकंडक्टर का तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। अभी आपको बहुत इंटरनल स्टोरी नहीं पता है सेमीकंडक्टर की कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे आते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनता है। मान लो 1,00,000 बॉन्ड टूटे तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन बने, 1,00,000 होल बने, तो बाढ़ आ गई नहीं आ गई, 2,00,000 चार्ज कैरियर्स जनरेट हो गए भाई। तो टेम्परेचर बढ़ाया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए, यानी स्मॉल एन इंक्रीज हो गया। तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना। तो जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हुए तो मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। नजर आ रहा है तो मेरा इन्वर्स रिलेशन है, और जो काम रेजिस्टिविटी में होगा वो रेजिस्टेंस में होगा। तो देखो टेम्परेचर से इनका कैसे कनेक्शन रहा, टेम्परेचर से और इस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा रहा, इन्वर्स आ रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सेमीकंडक्टर में, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इनके डिक्रीज होते हैं, यही इसमें सबसे बढ़िया बात है। इसलिए सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। जितने भी आपके मोबाइल सिम होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे आज के टाइम में सेमीकंडक्टर डिवाइस ही यूज़ की जाती हैं। ठीक है बच्चों, मॉडर्न वर्ल्ड सेमीकंडक्टर का ही है। जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आता है, जिसे आप i3 i7 बोलते हैं, कोर हर्ट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, सारा मेन पावर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होती है। तो वो भी इंटेल जैसी कंपनियां और भी कई कंपनियां बनाती हैं, तो वो भी किस पर बेस्ड है, पूरी इंडस्ट्री वो सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है, एंटायर इंडस्ट्री। तो खैर वो तो कहानियाँ अलग हो गई, हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा ग्राफ तो आनेगा नहीं, तो ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड आई कैन से दैट दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये ग्राफ तब समझ में आएगा जब कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट सी हो जाएगी। तो यही ग्राफ बनेगा कोई सा भी आपको अगर आप वो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस दे दे तो। बट अगर वो गैलियम आर्सेनाइड की बात करता है तो उसके लिए तो भैया एक रटना पड़ेगा आपको ग्राफ, जो आपको पहले ही बताया था कि इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है यूं के ऐसे वाला, है ना, 3 सेक्शंस वहाँ पे बने हुए थे अलग अलग, आपको याद होगा नेगेटिव रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे आई थी। तो उस सिचुएशन में अगर आर का इससे ग्राफ बनाना हो टेम्परेचर से या फिर रेजिस्टिविटी का बनाना हो इससे, तो लगभग ऐसा ग्राफ बना के आना, किसके लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन दे, जर्मेनियम दे, तो उसके लिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा अगर आपने ये चीज़ समझी है, और ये चीज़ उसको समझ में आएगी जिसने ये चीज़ समझी है। और ये आया कहाँ से है, ये आया है इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, लास्ट में हम लोगों ने डराइव किया था अभी अभी कि किस तरह से इसे लेके आते हैं। तो सारी चीज़ें आपस में पूरी की पूरी जितने भी डॉट्स हैं कनेक्टेड हैं आपस में सारे के सारे। तो इतना हमारे पास कवर हुआ काम हमारा। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सीख लिया। अब मैथमेटिकली फॉर्मूले हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में देखिए। सपोज़ मेरे पास मेरा कोई भी मटेरियल है, उसका एक मटेरियल की बात कर रहे हैं एक बारी में, उसके लिए उसके टेम्परेचर जब T1 था तो उसका रेजिस्टेंस था R1। जब उसका टेम्परेचर हुआ T2, कितना टेम्परेचर जब T2 हुआ तो रेजिस्टेंस हो गया R2। यानी हमारे पास जब टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस R1 था, हमने टेम्परेचर बढ़ा के T2 करा तो रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं नए रेजिस्टेंस को, तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, है ना, हाइयर माइनस लोअर आएगा ना, तो इस तरह से। तो R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट लगेगा फिर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा क्या होता है, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या अगर इस फॉर्मूले में लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस, इसमें लगा रहे हो तो रेजिस्टिविटी बोल देना, मतलब ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। और ये अल्फा मटेरियल पे डिपेंड करता है, मेटल के लिए इस अल्फा की वैल्यू कुछ और होती है, एलॉयज के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है, और सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है, ठीक है। तो ये अल्फा सब के लिए डिफरेंट वैल्यू का होता है, हमें वैल्यू याद नहीं करनी, या तो हमसे कैलकुलेट करवा लेगा या उसकी वैल्यू जब फॉर्मूला लगाना होगा तो हमें दे दी जाएगी मटेरियल की। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया, R इज इक्वल टू रोएल अपॉन ए, सबने पढ़ा हुआ है, मैंने फॉर्मूला तोड़ दिया, रोएल अपॉन ए, 2 है तो 2 लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, तो एल अपॉन ए दोनों साइड से कट हो गए, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के टर्म्स में ऐसा हो गया। तो रो टू इज इक्वल टू रो वन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। न्यूमेरिकल में मेनली आपको यही यूज़ होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर भी न्यूमेरिकल आएंगे मेजॉरिटी में यही लगाना पड़ता है। अल्फा याद रखिएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट और रेजिस्टिविटी है, इसकी भी मैं बात करूँगा, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो अल्फा को और देख लेते हैं, तो मैथमेटिकल डेटा समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा है ये। तो चलिए, तो अल्फा की स्टोरी, अल्फा का एक पूरा चार्ट बना हुआ है। अल्फा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो देखो क्या होगा सॉरी, तो पॉजिटिव होगा अगर अल्फा मेटल के लिए, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्लस है, तो उसका मतलब यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, माइनस कभी नहीं आने वाला। अगर प्लस रहेगा तो उसका मतलब जब हमारे पास R2 का आंसर आएगा तो R2 का आंसर R1 से ज़्यादा आएगा ना भाई, R1 की वैल्यू में हमेशा इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इससे ये शो होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेम्परेचर, ये T टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती हैं। यही हमने सीखा था अपने कंडक्टर्स के केस में या मेटल्स के केस में, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, अल्फा की जो प्रॉपर्टी है उनकी टेम्परेचर कॉफिशिएंट उनका नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये दोनों पैरामीटर डिक्रीज होंगे। हम लोगों ने इस चीज़ को भी अपने अलग तरीके से भी समझ लिया था। एलॉयज़ के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो मुझे बताना था यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलॉयज़ के लिए जो अल्फा होता है लगभग 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है मतलब। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, अल्फा आएगा ही नहीं, यानी इस फॉर्मूले में अल्फा वाला पूरा पार्ट गायब हो जाएगा। तो उसका मतलब जब अल्फा वाला पूरा पार्ट गायब हो जाएगा तो इतना पोर्शन आप यहाँ से कट करके समझ लो, तो R2 हमेशा किसके बराबर रहेगा, ऑलमोस्ट R1 के बराबर रहेगा। तो उसका मतलब एलॉयज़ जो स्पेसिफिक एलॉयज़ होते हैं, कौन से एलॉयज़, स्पेशली कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंटन नाम सुने होंगे ज़रूर, मैग्नीन दिखा भी दूंगा अभी किस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें स्पेलिंग ये आएगी मैग्नीन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन नाम की जो दो एलॉय होती हैं स्पेसिफिकली उनकी बात हो रही है, यूरेका भी होती है वैसे, तो उनका अल्फा लगभग 0 होता है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे लगभग ना के बराबर चेंज होगा, दे विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इस तरह की अलॉयज़ को, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन को मैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में यूज़ करूँगा। ऐसे कॉइल जो हमारे लैब के इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करने में यूज़ होंगे। सपोज करो लैब में तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं जिनको आपने निकाला। अब सपोज करो कि आपने 100 ओम की निकाली, तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स 100 ओम के जैसा काम करने लगा। अब अगर वो कॉपर का बना हुआ होता है, किसी मेटल का बना हुआ होता, तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता, अभी करंट फ्लो करवाते तो टेम्परेचर इंक्रीज होता, क्योंकि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है हमेशा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होते ही रेजिस्टेंस चेंज हो जाता। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है वो 120 ओम की तरह काम करने लगता या 150 ओम की तरह काम करने लगता। तो ऑब्वियसली बात है, आप तो कैलकुलेशन में 100 ओम की तरह मान के चल रहे थे ना उसको, जबकि रियलिटी में वो वर्क कर रहा था 150 ओम की तरह। तो आपकी कैलकुलेशन में एरर बहुत ज़्यादा आएगी, आपका प्रैक्टिकल सही से हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है ऐसे जो लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें करंट फ्लो होनी है, वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाएं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज होने पे उनके रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे कोई खास इफेक्ट ना पड़े, मिनिमम इफेक्ट पड़े। तो ऐसे केस में एलॉय कौन सी प्रेफर की जाती है, हमेशा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन प्रेफर की जाती हैं। इन्हीं के स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाए जाते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रीजन समझ में आ गया, बिकॉज फॉर दीज टाइप ऑफ एलॉयज अल्फा इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट्स वाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये हमारे एग्जिस्टिंग सर्किट को उसकी रीडिंग पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, और हमारा प्रैक्टिकल बहुत सही तरीके से कवर हो पाएगा। तो इसी चीज़ का भी एक क्वेश्चन आता है पूरा, मैंने आगे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये चार्ट वगैरह जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उसको अच्छे से देख के नोट कर लेना, पूरी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में एक अरेंज की हुई हैं। तो नोट बना के लिखा हुआ है, देख लो। सिंस एलॉयज लाइक मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन हैव हाई रेजिस्टिविटी, क्यों यूज़ करते हैं इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में, एक तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो एक की पॉइंट तो ये हो गया कि रेजिस्टिविटी हाई होती है, और दूसरी बात क्या है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है इनका, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर तो बदलेगा ही, करंट फ्लो कराओगे तो हीटिंग इफेक्ट होना ही होना है, उससे तुम कम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा मटेरियल यूज़ कर लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ही ना पड़े। तो इसलिए दीज एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। ये वर्ड ही पूछा जाएगा एग्जाम में, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में किसको यूज़ करते हैं और क्यों। विच आर यूज इन मेकिंग पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी। तो उस पोटेंशियोमीटर के अंदर एक तार लगा हुआ होता है, 1 मीटर का या 4 मीटर का, 5 मीटर का। तो वो तार उस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही बना हुआ होता है। मीटर ब्रिज आप पढ़ोगे, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर भी जो वायर होती है कॉन्स्टेंटन मैग्नीन की होती है। रियोस्टेट आपने शायद लैब में देखा होगा, नहीं तो 10th क्लास में पढ़ाया था, अभी दिखा दूंगा। फोटो की बात करें, देख लो एक बार ज़रा। ये आपका रियोस्टेट इस तरह का होता है, डीसी करंट को कंट्रोल करने वाले डिवाइस है। डायरेक्ट करंट को आप घटा बढ़ा सकते हो इस डिवाइस का यूज़ करके। ऑल्टरनेटिंग करंट पे ये काम नहीं करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का तो एक चैप्टर पढ़ना है तुम्हें फिजिक्स में पूरा का पूरा डिटेल में। तो ये डीसी करंट को घटाने या बढ़ाने की डिवाइस है रियोस्टेट, जिसको सर्किट में आप लोगों को याद हो तो ऐसे रजिस्टर बना के यूँ कट करके शो करते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर होता है ये। इसके अलावा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना, देख लो कुछ डायग्राम्स। ऐसा लैब में होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, इस पर अलग अलग ओम, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, अलग अलग ओम की कीज़ होती हैं। तारों से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, एक तार यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देंगे। अब इन कीज़ में से जो की आपने बाहर इसमें से प्लग आउट कर दी, बाहर निकाल दी, तो जो उसके सामने सपोज 500 ओम लिखा हुआ था, तो अब ये डब्बा जो है ये 500 ओम के रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। आपने 100 ओम की एक की और निकाल दी तो 600 ओम बन गया। तो रेजिस्टेंस को चेंज कराना बड़ा आसान होता है इसकी हेल्प से। तो इसको आरबी बोलते हैं, कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स। यूज़ करूंगा इसको मीटर ब्रिज के अंदर, ध्यान रखना ऐसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स दिखने के अंदर। तो इसके अंदर की जो कॉइलिंग, इस डब्बे के अंदर भी तो कॉइलिंग होगी ना नीचे अंदर सारी की सारी, तो वो कॉइलिंग किसकी होगी, वो कॉइलिंग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की होगी। इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ होगा, जो तारों की तार लपेट रखे हैं यहाँ पे, वो कैसे होंगे, वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के होंगे। रीजन अब समझ में आ गया होगा, इससे आसान और क्या बताया जाएगा। देखो ये रहा मीटर ब्रिज, इस तरह का 1 मीटर लंबा लकड़ी का तख्ता होता है, वुडन प्लैंक होता है, उस पर स्केल लगी होती है, वायर लगा होता है। तो देखो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपस में जोड़ते हैं, ये रहा रेजिस्टेंस बॉक्स। तो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है इस मीटर ब्रिज का। तो कहानियाँ जब पढ़ाऊंगा, ये एक एक इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर लास्ट में। तो फिलहाल ये जो सेक्शन जो इस स्लाइड पे है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है भाई, चलिए। तो पूरी बात समझ में आ गई होगी, सारे इंस्ट्रूमेंट में दिखा दिए गए हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं अब जरा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर ही बेस्ड है। क्या बोला है इसने,
एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। हाँ, टोस्टर में, आयरन में या फिर हीटर के अंदर नाइक्रोम यूज़ होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जैसे टंगस्टन तो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता और ये अच्छी खासी हीट जनरेट करता है, तो इसलिए नाइक्रोम को यूज़ करते हैं। एलॉय होती है भी 3-4 मेटल मिली हुई होती है इसके अंदर। When a negligibly small current passes through its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohm। तो उसका जो रेजिस्टेंस पाया गया रूम टेम्परेचर पे वो कितना मिला, वो मिला 75.3 ओम के आसपास हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला। तो इस बात को लिख लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो जब रूम टेम्परेचर की यानी R27 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर मुझे मिला है वो रेजिस्टेंस जो मुझे मिला है वो कितना मिला है, 75.3 ओम का मिला है। उस सिचुएशन में बहुत छोटी करंट पास आउट हो रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम करंट है तो क्या वो हीटिंग करेगी, तो कुछ हीटिंग नहीं कर पाएगी, ना के बराबर हीटिंग होगी। फिर क्या करा आपने, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, जब आपने इसको 230 वोल्ट की सप्लाई दे दी टोस्टर को, तो करंट धीरे धीरे सेटल डाउन होते 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 कुछ सेकंड के बाद करंट की वैल्यू कितनी पाई गई, 2.68 एम्पियर करंट की वैल्यू पाई गई। तो ये स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट क्या होती है इसको भी समझाता हूँ, रुक जाओ ज़रा। तो इन स्टेडी स्टेट, इसको समझ जा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेडी स्टेट में है क्या कि हमारे पास जो V की वैल्यू है वोल्टेज 230 वोल्ट हमने अप्लाई करा है और तब जाके करंट कितनी गई है सेटअप में, करंट गई है 2.68 एम्पियर की स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। फाइनली देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, तो जब स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू यहाँ देख लो I को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर जो हमारे पास कॉइल है उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर जो हीट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट स्टार्टिंग में ज़्यादा होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग स्टार्टिंग में उसको स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से हीट बढ़ना उसके अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हीट बढ़नी शुरू हुई तो रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे तो ऑब्वियसली बात है कुछ देर के बाद वो करंट कम हो जाएगी। यानी शुरुआत में जो करंट इस हीटर ने खींची होगी वो 2.68 एम्पीयर से ज़्यादा रही होगी। तो शुरू में ज़्यादा करंट खींच रहा है, उस ज़्यादा करंट को खींच के ये अपनी कॉइल को हीट कर रहा है, कॉइल हीट हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे तो वापस करंट कम होती जाएगी ना। एक टाइम के बाद जब वो नाइक्रोम की कॉइल पूरी तरह से हीटअप हो गई होगी, यानी उसकी हीटिंग मैक्सिमम लेवल पे हो गई, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम लेवल पे हो गया, तो करंट की जितनी वैल्यू होनी थी मिनिमाइज वो उतनी हो चुकी, अब करंट और ज़्यादा कम नहीं होगी। तो वो जो कम वैल्यू हो चुकी है करंट की एट लास्ट में सेटल होके, उसी को उसने बोला है 2.68 एम्पियर, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। यानी अब हीटिंग जो है आपके हीटर में और ज़्यादा नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस उसका ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका है जितना होना था, और करंट जितनी डिक्रीज होनी थी हो चुकी है, तो इसलिए इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, कांस्टेंट स्टेट अचीव हो गई है ना। इसका बस इतना रोल था, तो इस चीज़ को समझाने के लिए तुम्हें इतना बताया है। तो V/I है, कितने टेम्परेचर पे ऐसा है, टेम्परेचर शायद उसने पूछा है मुझसे, इतनी करंट ली है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। हाँ, तो इस सिचुएशन पे मुझे टेम्परेचर नहीं पता, सपोज टेम्परेचर यहाँ पे T2 रहा होगा, इस टेम्परेचर को मुझे निकालना है, और ये वाला पहला टेम्परेचर कितना मान लेना, T1। T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस जब है तब रेजिस्टेंस इतना है। T2 टेम्परेचर मुझे पता नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं पता, रेजिस्टेंस तो निकाल लो ना यहाँ से, भाई R तो निकाल ही सकते हो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, तो R कितना आएगा V/I। जब इन दोनों को रख के डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 85.8 ओम, ये निकाल लेना अपने आप। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 85.8 ओम के आसपास तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब मैं वो टेम्परेचर कैसे निकालूं, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना है, T2 टेम्परेचर आपसे पूछा है, उस पर रेजिस्टेंस भी हमें पता है 85.8 ओम है। यानी T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता है, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता है, तो T2 की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको अल्फा इसने लिख के दे रखा है लास्ट में, ये रहा, ये अल्फा की वैल्यू है ना जो लिख के दे रखी है उसने। तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब तो क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, समझ रहे हो ना, इसी तरह से तो करोगे। तो हमें टेम्परेचर निकालना है, T2 माइनस T1 वाला सेक्शन अलग कर लो, बाकी को उधर पहुंचा दो। कैसे अलग करोगे, पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो R1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हुई, फिर R1 की मल्टीप्लाई अल्फा के साथ भी होगी, है ना। तो ये इस तरह से R1 की मल्टीप्लाई मैंने दोनों जगह पे कर दी। तो यहाँ से जब सॉल्व करके एक्सप्रेशन बनाओगे तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, T2 माइनस T1 आएगा R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा टाइम्स ऑफ R1।
अब मुझे ज़रा बताओ कि आपको R1 नहीं पता, R1 यही तो है T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था, तो ये वाली वैल्यू 75.3 ओम R1 की जगह यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे। R2 भी आपको पता है कितना 85.8, तो इसको यहाँ पे रख देना। अल्फा कितना है, अल्फा ये दे रखा है 1.70, 10⁻⁻⁴ अल्फा रख दोगे, तो सारी वैल्यू तुम लोगों ने यहाँ पे रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस सेक्शन को तुम रख के सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूँ, रख के वैल्यू सॉल्व करना सारी की सारी, आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 820। सब कुछ डिग्री सेल्सियस में चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो T2 माइनस T1 820 आ गया, तो ये T2 माइनस T1 की वैल्यू, हमें तो सिर्फ T2 निकालना था, तो T2 कितना हो जाएगा 820 प्लस T1, है ना। तो T1 कितना है, T1 की वैल्यू थी 27, तो 820 में 27 आप जोड़ दोगे तो 847 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया स्टेडी स्टेट में एट लास्ट में जाने के बाद। बताओ क्वेश्चन में क्या था, कुछ खास था, कुछ भी नहीं करना था, इतनी सारी बातें हैं। इस तरह से V/I का रेशो से मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, तो टेम्परेचर निकालना, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू, दैट्स इट। NCERT का ये पूरा क्वेश्चन है। स्टेडी स्टेट की पूरी स्टोरी मैंने तुम्हें समझा दी कि ये 2.68 एम्पियर करंट बाद में सेटल हुई होगी, शुरू में ज़्यादा करंट रही होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती गई, रेजिस्टेंस बढ़ता गया और करंट कम होती गई, और एट लास्ट में कितनी हो गई 2.68 एम्पियर। तो ये कहानी खत्म होती है। तो NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अब आपके होमवर्क की बात है, ये आप काफ़ी सारा सेक्शन होमवर्क से करोगे, मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको हैंडल करनी है बात। देखो 3.5 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे किसी का रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। आपसे पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, नया टेम्परेचर बताओ जब रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। भाई अभी वाला जैसा क्वेश्चन ही तो हुआ, यहाँ पे भी तो यही था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे रखा था और फिर दूसरे टेम्परेचर को पूछा था जिस पर रेजिस्टेंस कितना हो जाए 85.8। यहाँ पे फर्क कितना था कि रेजिस्टेंस भी खुद निकालना पड़ा था। इस वाले क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस भी दूसरा निकाल के दे रखा है 117 ओम, अल्फा ये दे रखा है, तो ये क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, T2 निकालना है, खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है। 3.6 देखो, 3.6 के अंदर हम लोगों को क्या करना है, तो 3.6 में क्या है, ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, एल की वैल्यू दे दी, एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 10 ए की वैल्यू दे दी, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, आर की वैल्यू दे दी। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्या करना है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये रो नहीं, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो भैया आपको सब पता है, आर भी पता है और एल भी पता है, ए भी पता है, रेजिस्टिविटी निकाल लेना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है। तो 3.6 भी करोगे आप लोग। मेरे को जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो में आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है, उस तरह के क्वेश्चन कराने में फ़ायदा है। इन क्वेश्चन को करा के मैं क्या करूँ भाई, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू भरनी है, उसकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। हिंट मैं आपको सारा दे ही रहा हूँ, तो कैलकुलेशन तो आपको अब भी करनी है, एग्जाम में भी आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए बेटर है कि आप प्रैक्टिस कर लो इन चीज़ों की। 3.7 देखो, ए सिल्वर वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ इतने ओम एट 27.5, यहाँ चेंज नहीं करना, कैल्विन वेल्विन में कहीं चेंज नहीं करना होता, इस बात का ध्यान रखना, सब सेल्सियस में चलते रहने दो। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास टेम्परेचर है, इस पर रेजिस्टेंस इतना है, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है, तो डिटरमाइन द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो उसको कैसे करोगे, इस चीज़ को समझ लो हल्का सा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये होता है फॉर्मूला, यस और नो, इस तरह से फॉर्मूला होता है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जब R1 और T1 की कहानी दी है कि जब भैया आपके पास रेजिस्टेंस 2.1 ओम है, जब टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस का है, फिर कहानी उसने R2 T2 की दी है, वो कह रहा है रेजिस्टेंस हो जाता है 2.7 ओम जब टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो R1 T1 का एक पेयर ये हो गया, R2 T2 का एक पेयर ये हो गया, अल्फा तुम्हें अलग करना है। तो एक काम करो कि आप जब सॉल्व करोगे R1 की मल्टीप्लाई कर लो, R1 प्लस, यहाँ पे कई बार बच्चे डायरेक्ट गलती करते हैं, R1 को माइनस में ले आते हैं, गलत मत करना। आप भाई ब्रैकेट लगा हुआ है तो R1 की पहले अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, तो R1 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैथमेटिकल मिस्टेक ना कीजिएगा। तो यहाँ से R2 माइनस R1, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में R1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ठीक है भाई देखो यहाँ पे R1 यहाँ चला गया, तो R1 के पास ये सब चीज़ें बची, तो उसको उठा के मैंने नीचे अपॉन में रख दिया, तो क्या बचा, अल्फा आ गया। तो अल्फा निकालने के लिए R2 माइनस R1, तो हाँ इन दोनों को ऊपर वैल्यू रख दोगे, और उसके बाद नीचे T2 माइनस T1 R1, सारी की सारी वैल्यू रख के अल्फा तुम्हारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है, सिंगल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखना अपने होमवर्क से, सारा हिंट मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया, ठीक है भाई।
तो यहाँ तक हम लोगों का और थोड़ा सा पोर्शन कवर हुआ, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक था, रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है, हम लोग किस तरह से सेमीकंडक्टर की वैल्यू होगी तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, कंडक्टर होगा तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो सारी बातें इस लेक्चर में आपको कवर करा दी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कैसे ट्रांसमिशन लाइंस बिछती हैं, क्यों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, इंडिया में ग्रिड सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन सी ग्रिड कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, क्या पैटर्न है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कवर कर लेंगे। तो अगला क्लास जो हमारी होगी वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है भाई।